हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्टडी में। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके हमने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं को डिस्कस किया है तथा विभाज्यता की जांच पर अध्ययन किया है। संख्या पद्धति के लिए अगले जो प्रमुख तत्व है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब अगला है संख्याओं के स्थानीय मान एवं जातीय मान। तो किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है। स्थानीय मान तथा जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। चले कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे एक संख्या है 6 6315। अगर इस संख्या में हम ध्यान दें तो जो 6 का स्थानीय मान होगा, चूँकि 6 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पर है। तो जो इसका स्थानीय मान होगा वो होगा 6,60,000। ठीक है। उसी प्रकार अगर 6 का जातीय मान पूछे तो 6 का जो जातीय मान होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि 6 अपने स्थान पर कायम है। ठीक है। तो अगली बात को समझते हैं नेक्स्ट में। चलिए अगली बात है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। तो संख्या पद्धति के लिए हमें एक नंबर वैल्यू को पता करना होता है, जिसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती एक संख्या आती है। पूर्ववर्ती क्या होती है और अनुवर्ती क्या होती है देखते हैं। किसी दी गई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा ठीक उसके बाद आने वाली संख्या को संख्या की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अर्थात एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 529। अगर 529 के हमें पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई है तो इससे पहले आने वाली अर्थात -1, तो हमारा उत्तर होगा 528। यह हमारी पूर्ववर्ती संख्या है। यद्यपि हमसे अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो हम 1 को जोड़ देंगे और हमारी संख्या हो जाएगी 530। ठीक है। अगले वाले पे चलते, अगली बात को समझते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। अगला है इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, किसी भी संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या या किसी भी पहाड़े की अगर हम बात करें तो वह संख्या 4 अंकों के बाद वापस रिपीट होती है। ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। तो देखो, किसी संख्या के इकाई के अंक की पुनरावृत्ति घातांक 4 के बाद पुनः होती है, इसलिए घात में 4 से भाग देने पर जो शेष अंक बचता है उसे संख्या के इकाई के अंक की घात के रूप में प्रयोग कर संख्या के इकाई अंक प्राप्त किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हम कि एक संख्या है 529। 529 का अगर हम घात माने 59 और हमें बोला है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका जो इकाई का अंक है हमें संख्या में नीचे दिख रहा है वो है 9। ठीक है। इसकी जो घात है वो क्या है 59।
तो हमें क्या करना है, इसकी घात में 4 से भाग देना है। जब हम इसे 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 14 बार। और कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका 3। ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है, 3। बस इसी को 3 की घात के रूप में प्रयुक्त करना है। अब आगे हम देखेंगे 3 की घात 9 का मतलब होता है 9 गुणित 9 गुणित 9। तो 9 गुणित 9 हुआ 81 गुणा 9 बराबर कितना हुआ, 729। तो इसका जो इकाई का अंक आया है वो क्या है, 9 है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी संख्या के इकाई के स्थान को ज्ञात कर सकते हैं अगर वो हमें घात के रूप में दिया हो तो। चलिए अगली चीज़ को समझते हैं कि क्या जरूरी है संख्या पद्धति में। तो 2 अंक की संख्याओं पर आधारित समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं। तो अगर 2 अंकों की संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या 10y धन x को मूल संख्या में जोड़ने पर योग सदैव 11 से भाज्य होगा। ठीक है, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त को समझते हैं कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या 10y धन x मूल संख्या x द्वारा x 10x धन y से अधिक है तो इकाई दाही अंकों का अंतर बराबर होगा नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर बटे 9 के। ठीक है, चले अगली बात को समझते हैं क्या जरूरी है संख्या पद्धति के लिए। भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध। तो कोई भाज्य अपने भाजक तथा भागफल के गुणनफल में शेषफल के योग के बराबर होता है। अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैंने 5 में 4 का भाग दिया तो हमारा भाग गया पूरा 1 बार और हमारा उत्तर भी आया 1। तो यहाँ पर हमारा जो भाजक है वो है 4, भागफल आया 1 और शेषफल है 1। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 4 धन 1 बराबर आ गया हमारा भाजक मतलब भाज्य मतलब 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संबंध रखता है। अगले में चलते हैं, अगली बात को समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य संख्या पद्धति के लिए। तो देखिए, शून्य न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, पहली बात। दूसरा है, एक न तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तीसरा, एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है वो 2 है। ठीक है, 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए है। अगले महत्वपूर्ण सूत्रों पर चलते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र है संख्या पद्धति के लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है n+1 बटे 2। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र जो होता है n+1। प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n/2 n/2 + 1। ठीक है, अगले प्रथम n तक की विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n की घात 2 या n गुणित n। लास्ट n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n/1 n/2 बटे 6। ठीक है, इसी प्रकार हमने
प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में भी समझा और संख्या पद्धति में इन विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगले वीडियो में हम इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको हम हल करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।